प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में वियना कांग्रेस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वियना कांग्रेस है क्या। वियना कांग्रेस यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था जो सितंबर 1814 से जून 1815 को वियना में आयोजित किया गया था। डियर स्टूडेंट, इस विषय वस्तु को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग सबसे पहले 3 चीज़ों को समझेंगे। तो वियना क्या है, कांग्रेस क्या है और सम्मेलन क्या है, 3 शब्द आए हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग वियना समझेंगे। वियना एक सिटी का नाम है जो ऑस्ट्रिया में है, मानचित्र में दिखाई दे रहा है। तो वियना एक प्लेस है जहाँ पर वियना कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, एक शहर है। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग समझेंगे कांग्रेस क्या है। कांग्रेस के विषय में हम लोग समझेंगे, जैसे भारत में भी कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस शब्द आता है। तो कांग्रेस शब्द से तात्पर्य क्या है, इसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे। कांग्रेस शब्द जो है, कांग्रेस को समझेंगे। कांग्रेस लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है साथ आना। कांग्रेस शब्द का प्रयोग पहली बार 17वीं शताब्दी में किया गया था, जब किसी देश के सम्राट या उसके पूर्ण शक्ति प्राप्त दूत किसी गंभीर अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान करने के लिए कृत संकल्प होकर सम्मिलित होते हैं, तब ऐसी सभा को कांग्रेस कहते हैं। डियर स्टूडेंट, अगला जो शब्द प्रयोग आया है कि ये सम्मेलन हुआ था, तो सम्मेलन शब्द का तात्पर्य क्या है, इसको सबसे पहले हम लोग समझेंगे। सम्मेलन व्यक्तियों की एक सभा होती है जिसमें उन्हें एक साथ किसी विशिष्ट कार्य समस्या पर चिंतन तथा वाद विवाद निश्चित समय में करना होता है और वह किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। तो इस तरह इसे सम्मेलन कहते हैं। तो वियना कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, वियना शहर में हुआ था। डियर स्टूडेंट, फिर से हम लोग अपने विषय वस्तु पर आते हैं। तो वियना कांग्रेस यूरोपीय राजदूतों का एक सम्मेलन था जो सितंबर 1814 से जून 1815 तक वियना में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया के राजनेता मेटरनिख थे। नेपोलियन को वाटरलू की पराजय के पश्चात सेंट हेलेना द्वीप में निर्वासित कर दिया गया था। तत्पश्चात ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में अनेक देश शामिल हुए, किंतु नीति निर्माण के संबंध में 4 मुख्य देश के प्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। तो डियर स्टूडेंट, जो 4 प्रतिनिधि थे, जो 4 देशों के, ऑस्ट्रिया के मेटरनिख थे, रूस के जार अलेक्जेंडर थे, इंग्लैंड के लॉर्ड कैसलरे थे, फ्रांस के तेलंगा थे। तो इस तरह से 4 प्रतिनिधि थे जो ये सिद्धांत इस सम्मेलन में बनाए थे। प्रिय विद्यार्थियों, इस विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हुए हम लोग वियना कांग्रेस के समस्याओं पर चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगली कड़ी में हम लोग चर्चा जो करेंगे कि वियना कांग्रेस की समस्याएं क्या क्या थी। तो इस सम्मेलन में जो वियना कांग्रेस की जो समस्याएं थी उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें मुख्य चीज़ें थी, नेपोलियन के उच्च आदर्शों को यूरोप में फैलने से रोकना। नेपोलियन के जो उच्च आदर्श थे, बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी विचारों वाला व्यक्ति था वो, तो उसके जो उच्च आदर्श थे, जो उसका राष्ट्रवाद था, उसको यूरोप में फैलने से रोकना था। सेकंड स्टेप में है नेपोलियन द्वारा विजित क्षेत्रों के साथ किस प्रकार की नीति का क्रियान्वयन किया जाए, ये दूसरी समस्या थी। तीसरी समस्या जो थी कि नेपोलियन का साथ देने वाले देशों के साथ कैसा सलूक किया जाए। प्रिय विद्यार्थियों, इस विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब चर्चा करेंगे कि वियना कांग्रेस के सिद्धांत एवं उद्देश्य क्या थे। तो इसमें 3 पॉइंट हैं। बोर्ड एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आते हैं कि वियना कांग्रेस के सिद्धांत क्या थे, इसकी विवेचना कीजिए या इसका उल्लेख कीजिए संक्षेप में। वियना कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे, इसका उल्लेख कीजिए। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो अब हम लोग इसको चर्चा करके समझेंगे कि वियना कांग्रेस के सिद्धांत एवं उद्देश्य क्या थे। पहला स्टेप में फर्स्ट पॉइंट जो है हेडिंग के रूप में आप इसे विस्तारित करेंगे। जो पहला हेडिंग के रूप में बनेगा शक्ति संतुलन का सिद्धांत। तो शक्ति संतुलन का सिद्धांत से तात्पर्य क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। शक्ति संतुलन, कोई देश जब इतना शक्तिशाली बन जाता है और उसी के पास आसपास जो कमज़ोर देश होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, उनकी शक्तियाँ कम होती हैं, तो ऐसी स्थिति में शक्ति संतुलन बनाने की स्थिति बनती है। यानी एक ताकतवर देश है तो उसी के लेवल तक लाने के लिए दूसरे देश को मजबूती प्रदान किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में
इस सम्मेलन के माध्यम से यह निर्णय लिया गया कि फ्रांस की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए हॉलैंड, स्विट्जरलैंड एवं सार्डिनिया का विस्तार किया जाए। तो इस तरह से जो है शक्ति संतुलन बना रहेगा। दूसरा जो सिद्धांत या उद्देश्य था, वैधता का सिद्धांत। तो यूरोपीय राज्यों की सीमा का निर्धारण करना था, जो 1789 के यूरोपीय मानचित्र पर आधारित था। कहने का तात्पर्य था कि इन राज्यों की सीमाओं का निर्धारण किया जाए। किसके आधार पे? 1789 के यूरोपीय मानचित्र के आधार पे, क्योंकि नेपोलियन ने यूरोपीय देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और जो पुरातन मानचित्र थे, जो पुरातन सीमाएं थी, वो डिस्टर्ब हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में पुराने मानचित्र के आधार पे उन सीमाओं का निर्धारण किया गया। थर्ड स्टेप में है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जिन देशों ने नेपोलियन का साथ दिया था, या कह सकते हैं कि नेपोलियन के आक्रमण के कारण यूरोप में जिन देशों को नुकसान हुआ था, या अन्य देशों ने जो नुकसान पहुंचाया था नेपोलियन के साथ मिलकर के, उन देशों को कैसे क्षतिपूर्ति प्राप्त किया जाए, उनसे कैसे दंड के रूप में उनसे क्षतिपूर्ति उगाही किया जाए। तो इस तरह से 3 सिद्धांत निकल करके वीना कांग्रेस के संदर्भ में आते हैं। डियर स्टूडेंट, लास्ट में हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं। कभी कभी समीक्षा पूछा जाता है कि वीना कांग्रेस क्या सफल रहा, कहाँ तक सफल रहा, कहाँ तक या असफल हुआ, इसकी क्या एक्चुअल में स्थिति थी। तो वियना कांग्रेस की आलोचना के संदर्भ में कुछ तथ्यों को हम लोग समझेंगे। जैसे समकालीन प्रवृत्तियों की अवहेलना की गई। यूरोप में राष्ट्रवाद की बहार जो बह रही थी, वह भावना पूरे यूरोप में घर कर गई थी। वीना कांग्रेस का सारा प्रयास फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न भावनाओं और आदर्शों को रोकना था। तो कहने का तात्पर्य है कि इनका जो उद्देश्य ही रहा है, फ्रांसीसी क्रांति की उत्पन्न राष्ट्रीयतावादी भावनाओं को रोकना था। सेकेंड स्टेप में जनता की इच्छा की अवहेलना की गई थी। इस सम्मेलन में जनता की इच्छा की विशेष रूप से कोई तरजीह नहीं दिया गया था, महत्व नहीं दिया गया था। केवल राजनीतिक नेताओं के द्वारा अपने विचारों को ही प्रमुखता दी गई थी, अपने सिद्धांतों को ही प्रमुखता दी गई थी। तो इस तरह से जनता की इच्छा की अवहेलना की गई थी। थर्ड स्टेप में है नीतियों में विरोधाभास। वियना कांग्रेस के नेताओं ने जिस नीतियों और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, उनमें विरोधाभास था। वैधता के सिद्धांत को नहीं लागू किया गया था, जिनसे बड़े राज्यों के हित में बाधा नहीं पहुंचती थी। इसी प्रकार शक्ति संतुलन की नीति को केवल फ्रांस तक सीमित रखा गया। शक्ति संतुलन दोबारा रिपीट हुआ, इसके पहले भी आया था कि जैसे कोई शक्तिशाली राष्ट्र है तो जो कमज़ोर राष्ट्र है उसको भी मजबूती दिया जाए, जिससे उस शक्तिशाली राष्ट्र के लेवल तक वो भी आ जाए। इंग्लैंड रूस के संदर्भ में यह नीति लागू नहीं की गई। वास्तव में वियना में कूटनीतिक इच्छा ही सर्वोपरि थी, सिद्धांत नहीं। कहने का तात्पर्य है कि जो राजनेता थे जिन्होंने इस सिद्धांत को बनाया हुआ था, उन्होंने अपनी कूटनीति इच्छा को ही सर्वोपरि रखा, सिद्धांत कोई मायने नहीं था उनके लिए। प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय। नेक्स्ट स्टेप में जो है आलोचना के रूप में वियना कांग्रेस में राष्ट्रवाद, उदारवाद, जनतंत्र जैसी प्रगतिशील विचारधारा को रोकने का प्रयास किया गया और यूरोप को यथास्थिति में लाने का प्रयास किया गया। तो इस तरह से वियना कांग्रेस की आलोचना के संदर्भ में इसे हम लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के पश्चात हम लोग 3-4 चीज़ें समझ में आती हैं। वियना कांग्रेस है क्या? वियना एक शहर है। कांग्रेस शब्द का भी हम लोगों ने परिभाषित किया कि कांग्रेस क्या है। इस तरह से वियना कांग्रेस का जो सम्मेलन होता है वियना में होता है, उसकी क्या क्या समस्याएं थी, उसके उद्देश्य क्या थे, उसकी आलोचना किस संदर्भ में की गई, इन तथ्यों को हम लोग समझें। तो इस तरह से बोर्ड एग्जाम में इन सब 4-5 प्रकार के प्रश्न जो बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, दीर्घ उत्तरी भी बनते हैं, लघु उत्तरी भी बनते हैं, अति लघु उत्तरी भी बनते हैं। तो कई स्टेप में प्रश्न जो आते हैं वियना कांग्रेस जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और इस तरह से हम लोग बहुत सरल तरीके से इसको समझें।